इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ, आप इसको कैसे देखते हो? इंडिपेंडेंट टेररिस्ट अटैक था या फिर एक सोची समझी चाल थी? मेरे को तो कोई शक नहीं है कि ये जो पूरी आतंकवादी घटना है इसकी बागडोर इंडिया और पाकिस्तान अगर वॉर पर जाते हैं तो कौन सी कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करेंगी, कौन पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? ग्लोबली कैसे प्ले आउट होगा ये वॉर? पाकिस्तान मस्ट गेट दिस लेसन कि साहब देखिए, आप हमारे साथ उलझेंगे तो आपको नुकसान होगा। एंड द वर्ल्ड विल वॉच, पावर मैटर्स। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार न्यूक्लियर वॉर हम डिक्लेयर कर देंगे, इस तरह की जो बातें आती रहती हैं, 16 आने कुछ नहीं मिलेगा, 200%। पाकिस्तान इंडिया पर कभी न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं कर सकता? कब करेगा मैं बताता हूँ। जनरल आसिफ मुनीर की छवि अच्छी नहीं है पाकिस्तान आर्मी के भीतर। जो फैज़ हमीद के साथ उनका झगड़ा वगैरह था, he has been counseled by say जनरल जहांगीर करामत and many others। तो क्या वो कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे थे? ये हो सकता है। मेन रीजन वाई इट इज अ फेलिंग स्टेट इज बिकॉज यू डोंट लेट द पॉलिटिक्स फ्लो। जो आपका सबसे मकबूल आदमी है इमरान, उसको तो आपने अंदर बंद करके रखा है। हमारे इंटेलिजेंस को कैसे पता नहीं चला या फिर कैसे टैप इन नहीं कर पाए? इस हमले को हम रोक कैसे नहीं पाए? तो देखिए, ये तो है कि कुछ चूक तो हुई है। भारत की शक्ति है, उसका प्रदर्शन होने वाला है और पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा। Because far too long they have been irresponsible. Look at the difference. हम 12 लाख, वो 6 लाख, हमारे 4,000 टैंक, उसके 2,000 टैंक, हमारे 350 जहाज, उसके पास 70-80 जहाज। भारत इज भारत, तो पाकिस्तान इज पाकिस्तान। कश्मीर में हम जिहादी भेजेंगे, जिहादी वहाँ अपराइजिंग करेंगे, लोकल्स उनके साथ होंगे और फिर हम अटैक। पर्यटकों को कभी नहीं मारा गया, इस बार उनको बड़ी केयरफुली चुन के मारा गया है। सो इट इज अ प्री प्लान्ड इस किस्म का। अब बर्बरता देखिए, ना क्रूर था ये हमला, कम्युनल टारगेटिंग, रिलीजियस टारगेटिंग। इट इज रियली ग्रूसम। इट इज अ चैलेंज टू इंडियन पावर, इट्स डेमोक्रेसी, इट्स सेक्युलर फैब्रिक। वी हैव टू हिट। ये एक अवसर है दोबारा शक्ति प्रदर्शन का। तो आपको लगता है कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का टाइम है? नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको आपकी बेस्ट लाइफ, ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में मदद करना। आज द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हाल ही में 22 अप्रैल को हमारी कंट्री ने एक बहुत बड़ा टेरर अटैक फेस किया, पहलगाम टेरर अटैक, जहां पर 26 लोगों ने अपनी जान खो दी। और जिस तरह से ये अटैक कैरी आउट किया गया, बहुत ही यूनिक था, बहुत ही टेरिफाइंग था। सैवेजरी वाज एट इट्स पीक। और जितनी भी इस टेरर अटैक की निंदा की जाए और जितना भी आक्रोश हम जनता में देखें इसके लिए, वो कम है। और आज का हमारा एपिसोड टेलर्ड है इस टेरर अटैक के आफ्टरमैथ को समझने के लिए। पहलगाम अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कंडीशंस थी उस वक्त पर। आज उस टेरर अटैक से एक हफ्ते बाद हम ये एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज हमारे पास क्या बेहतर समझ डेवलप हुई है उस पूरे टेरर अटैक की। इंडिया का डिफेंस पावर आज कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ हम लैक करते हैं, क्या गलतियाँ रही हैं। आज इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान वॉर पर जाता है तो उसके क्या डायनेमिक्स हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ग्लोबल सुपर पावर्स लाइक यूएस, रशिया, चाइना, हमारे एलाइज कौन है, पाकिस्तान के एलाइज कौन है, क्या पॉलिटिक्स यहाँ पर प्ले कर रही है, क्या स्ट्रैटेजीज प्ले आउट कर रही हैं। इस सबको डीपली एनालाइज करने की और समझने की कोशिश की है। और इंडिया का पहलगाम अटैक को लेकर क्या जवाब होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसको भी आज डिस्कस करने की इस एपिसोड पर कोशिश की है। आज इस पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वी हैव लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद। ही इज़ अ फॉर्मर कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी और ये अपने सालों के एक्सपीरियंस, विस्टम और जो इन्होंने बैटल फील्ड्स में देखा है इतने सालों में, और साथ ही अभी गवर्नमेंट के साथ क्लोजली काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज़ देख रहे हैं, उन सब का एक एक अमालगमेशन है ये आज का कॉन्वर्जेशन। हमने पहलगाम अटैक के आफ्टर मैथ को डिकोड करने की कोशिश की है, तो ये कॉन्वर्जेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड नाउ लेट्स मीट लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। Welcome to the Journey Within podcast, sir.
सो थैंक यू शोभा, आपने आमंत्रित किया और आपके दर्शकों को जय हिंद और मेरी शुभकामनाएं। सर, आपका जो एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी में, जो आपका स्टांस रहता है आर्मी के अराउंड, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो इवेंट्स इस कंट्री में होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को आप जैसे देखते हो, दैट लेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और जो ये वक्त है जिससे हमारा देश गुजर रहा है, बहुत ही सेंसिटिव है। पहलगाम में जो अटैक हुए अभी 22 अप्रैल को, आज हम 29 अप्रैल को ये एपिसोड रिलीज़ कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक हफ्ता हो गया उस अटैक को। लेट्स टॉक अबाउट द आफ्टरमैथ ऑफ दैट अटैक, कि वो अटैक पहली बात तो क्यों हुआ, इतना बड़ा जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ, आप इसको कैसे देखते हो? कि इंडिपेंडेंट टेररिस्ट अटैक था, या फिर एक सोची समझी चाल थी, या ये किसी प्रॉक्सी वार का एक अनाउंसमेंट था, ये था क्या? तो अब देखिए, ऐसे है कि ये जो हादसा हुआ है पहलगाम में, ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ें पहले नहीं हुई हैं। देखिए, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कालूचक मिलिट्री स्टेशन पे अटैक हुआ था, उड़ी, पुलवामा, अभी रियासी में पिछले साल। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक पहला हमला है, बट इस बार ये जो एक बड़ी ही दर्दनाक और निंदनीय किस्म की जो घटना हुई है, ये इसके कुछ पहलू जो हैं विच आर वेरी डिस्टर्बिंग। एक सबसे पहले आप देखिए कि ये जो था, जैसे रिलीजियस टारगेटिंग हुई, जो कम्यूनल टेरर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके से। मैंने बारामूला में डिवीज़न कमांड की है, तो गुलमर्ग के इर्द गिर्द 900 मीटर 1 किलोमीटर पे इनकाउंटर्स होते थे टेररिस्ट के साथ, बट गुलमर्ग में चहल पहल होती थी। एक कोड सा था दैट दे नेवर टच्ड टूरिस्ट स्पॉट्स, पर्यटन जहाँ हो रहा होता था, या पर्यटकों को कभी नहीं मारा गया। इस बार उनको बड़ी केयरफुली चुन के मारा गया है। सो इट इज़ अ प्री प्लान्ड इस किस्म का। अब बर्बरता देखिए, द सैवेजरी, बच्चों के सामने उनके पिताओं को, उनके फादर्स को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। सो मेनी हनीमून्स टर्न्ड इनटू फ्यूनरल्स। लोग हनीमून्स पे आए थे, नेवल ऑफिसर और बहुत हैं, और वो अंतिम संस्कार में तब्दील हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिस इज़ व्हाट हैज़ टेकन दिस एक्ट ऑफ टेरर टू अ न्यू हाई। दूसरी बात, मेरे को तो कोई शक नहीं है कि ये जो पूरी आतंकवादी घटना है, इसकी बागडोर आईएसआई के हाथ में है, पाक आर्मी, और मैं ये भी कहूँगा द आर्किटेक्ट इन चीफ इज़ जनरल आसिम मुनीर। 22 अप्रैल को ये घटना होती है और 16 अप्रैल को वो एक तकरीर करते हैं, विच इज़ अ वेरी unbecoming of a general, a chief. The whole tone and tenor of that was a dog whistle for this. That was a dog whistle for this. अब आप देखिए, इसके 2-3 पहलू और हैं कि जैसे मैंने बताया, आप पराक्रम में जाइए, जब आर्मी मोबिलाइज थी तो कालूचक मिलिट्री स्टेशन में इन्होंने आर्मी फैमिलीज पे अटैक किया। फिर भी हमने बड़ा रिस्ट्रेन दिखाया, बिकॉज फॉर गुड रीजन, हु वांट्स टू गो टू वॉर, वी अंडरस्टैंड द पेरिल्स ऑफ वॉर। पर जब उड़ी हुआ, उसके बाद हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की, तो हमने इनको संदेश क्या दिया, मैसेज क्या दिया कि साहब देखिए, आप अगर हम पर हमला करेंगे एलओसी के इस पार करके, वी विल स्ट्राइक यू अक्रॉस। जब पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, वे वी वेंट डीप बियॉन्ड पीओके 70-80 किलोमीटर, एंड वी गेव देम अनदर मैसेज। उसके फलस्वरूप कुछ दिनों के लिए इनको अकल आई। जनरल बाजवा स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। इनके अंदर काफ़ी मीटिंग्स हुई, चिंतन मंथन हुआ पाकिस्तान आर्मी के भीतर, और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई टेरर से हमारा काम नहीं चल रहा है, मुश्किलात हो रही हैं। FATF ये ग्रे जोन लिस्ट पे आए थे, ये वो, और इनको अकल आई। अब इस बार इन्होंने क्यों किया, जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल से देखिए, इनकी अपनी मुश्किलात बहुत हैं। दे आर एक्चुअली अ फेलिंग स्टेट। आप कंपैरिजन करिए, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $0.34 ट्रिलियन इकोनॉमी, GDP is only 2.5%. फॉरेक्स रिजर्व्स देखिए उनके क्या, $6-7 बिलियन, हमारे $680 बिलियन। दे आर नो कंपैरिजन। उनकी आप
परेशानियां देखिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, वो इस तरह से बिखर रहे हैं कि जो पीओके है, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पीओके ऐसे ही हमारे तरफ लुढ़कता चला आएगा। दे हैव ग्रेट चैलेंजेस। जनरल आसिफ मुनीर की छवि अच्छी नहीं है पाकिस्तान आर्मी के भीतर, जो फैज़ हमीद के साथ उनका झगड़ा वगैरह था। ही हैज़ बीन काउंसल्ड बाय से जनरल जहांगीर करामत एंड मेनी अदर्स। तो क्या वो कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे थे? ये हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे थे। और देखिए, एवरी नेशन हैज़ मेनी टूल्स इन इट्स स्टेट क्राफ्ट। इनके पास है क्या? जब भी ये मुश्किलात में पड़ते हैं तो ये एक वो दे पुल आउट दैट ओल्ड रस्टेड एरो ऑफ टेरर, बिकॉज दैट इज ऑल दे कैन थिंक। एंड दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट कि देखिए अभी हमें करना क्या है। सो दैट इज द सेंट्रल इशू। दे हैव थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। इट इज अ डायरेक्ट चैलेंज। चैलेंज किसको है? हमारे सेक्युलर फैब्रिक को है। जो कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही थी, इट इज अ फैक्ट, नॉर्मलसी वाज कमिंग। इन्वेस्टमेंट आ रही थी सर, इन्वेस्टमेंट्स, यूएई निवेश जैसे गल्फ नेशन से बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा टूरिस्ट, था। मेरे समय में इट वाज इन थाउजेंड्स। टुडे आई एम टोल्ड 2024 वाज 3.4 करोड़। फिर जो भी हमारी कमियां रही हों, इन कश्मीर द वायलेंस लेवल्स वर ब्रॉट डाउन एंड a political balm was applied by way of elections. और वहाँ we got a party which is not the party in the center. So democracy started flowing. उनकी तरफ देखिए, somebody has very rightly said कि India uses politics to solve insurgency problems. देखिए उसमें विवेक कितना है। We were told that insurgency is armed politics. Use violence, but taper it with politics. Politics doesn't mean that politics, but sensibilities about the locals, economics. You have to be aware of this. So we use politics to solve our insurgencies. They use the military to solve their politics. Ab the main reason why it is a failing state is because you don't let the politics flow. जो आपका सबसे मकबूल आदमी है इमरान, उसको तो आपने अंदर बंद करके रखा है। When politics doesn't flow, तो आपके मसले कैसे हल होंगे? बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। देखिए जब अफगानिस्तान में तालिबान आई, दे थॉट दे हैड कम। फैज़ हमीद, दैट कप ऑफ टी ही हैड। अब देखिए उनके साथ क्या मुश्किलात हो गई हैं। ड्यूरेंट लाइन कभी सुलझ ही नहीं सकती है ऑन पाकिस्तान टर्म्स। ये कहते हैं कि साहब तहरीक तालिबान को पैक कर दो। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कहता है कि भाई इन्होंने तो हमारी मदद की थी, हमको शरण दी थी जब हम मुश्किल में थे। सो दैट अफगानिस्तान इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो दे हैव रियली been caught in all kinds of issues. अभी ये क्या करते हैं? See, what do we need to do? In my view, we have to take some very hard measures because it's a challenge to our democracy. It is also a challenge to the facade and substance of our power. हम भाई अब सब विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 3री अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। Asian Power Index says we are the 3rd most powerful country in the world. The region is watching, the world is watching. And look at the restraint that we have exercised. So I am saying it's a moral high. अभी क्या करना है? I think we have to, जिसे कहते हैं re-establish deterrence. मैं इसको जरा समझा दूं। निवारण का पुनर्निर्माण, re-establish deterrence, which is what? We must take such a set of measures कि next time the Pak ISI and these mad dogs who are strategically obtuse, they think of using terror. They say यार पिछली बार इतनी मुश्किल हुई थी, let's postpone it by a year. That will only happen when our responses, Indus Water Treaty and all is very good, hard measures, but in my view, this is the time when calibrated kinetics, calibrated military kinetics have to be at the center of the response. And there are many options, we can discuss that, targeting array वगैरह, but इससे deterrence will be re-established. तो ये बहुत अनिवार्य है इस बार, क्योंकि इतनी बर्बरता थी, इतना क्रूर था ये हमला, communal targeting, religious targeting. It is really gruesome. It is a challenge to Indian power, its democracy, its secular fabric. We have to hit, in my view. बहुत सारे तरीकों से पहलगाम अटैक जो था वो काफ़ी यूनिक था सर। जैसे कि रिलीजियस टारगेटिंग यहाँ पे हुई, एक कम्युनल टारगेटिंग यहाँ पर हुई, एक टाइमिंग ऑफ दिस अटैक ऑल्सो अगर हम देखें तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस विजिट कर रहे थे इंडिया को उस समय में। तो क्या एक बहुत सोची समझी चाल थी कि ग्लोबल आइज इस इवेंट पर आ जाएं, क्योंकि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट होना भी एक बहुत बड़ी बात है कंट्री में, और इतना बड़ा टेरर अटैक हो जाना। तो
क्या ये बहुत सोचा समझा टाइमिंग भी सेलेक्ट किया गया, सोचा समझा एक वेन्यू सेलेक्ट किया गया जहाँ पर अप्रोच रोड्स इतनी नहीं थी, जहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं थे, जहाँ पर कोई आर्म्ड फोर्सेस नहीं थी, तो ये पूरा जो जो एग्जीक्यूशन है इसका, अ, ये बहुत सोच समझ के किया गया, बहुत लंबी प्लानिंग के साथ किया गया, लोकल के इन्वॉल्वमेंट के साथ किया गया। कैसे इसको पूरी तरह से समझा जाए? आज 1 हफ्ते बाद हमें क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले दिन कही गईं, दूसरे दिन कही गई, लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया है इस अटैक को। तो आज क्या समझ में आता है इसका पूरा आफ्टरमैथ हमें? तो ये तो अभी बहुत स्पष्ट है कि ये जो हमला है, ये टेरर, वो क्या है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, विच इज़ नथिंग बट अ फ्रेंचाइजी ऑफ द एलईटी। तो एलईटी का एक नया रूप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ये किया है। और जैसे मैंने कहा, इसकी बागडोर जो है आईएसआई पाक आर्मी के हाथ में है, वही लॉन्च ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड्स, एलसी से निकलना। बट ये जो हादसा हुआ है, कोई शक नहीं है मेरे को कि इसकी रेकी हुई होगी। एंट्री रूट्स, एग्जिट रूट्स, कहाँ पे पर्यटक हैं, उन्होंने देखा होगा कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस है नहीं वहाँ पे, सो दे हैव चोजन दिस टारगेट वेरी वेल। इसमें तो कोई मतलब शक है नहीं। मतलब इतनी आसानी से ये कंट्री के बॉर्डर के 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंदर आ गए लोग और एक कुछ टाइम तक रेकी करते रहे, समझते रहे, सोचते रहे, बनाते रहे प्लान। तो हमारे इंटेलिजेंस को कैसे पता नहीं चला या फिर कैसे टैप इन नहीं कर पाए? इस हमले को हम रोक कैसे नहीं पाए? तो देखिए, ये तो है कि कुछ चूक तो हुई हैं, और वो उसकी मेरे को तो, सिंस आई बीन इन दैट एरिया, इसकी बड़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगी। द होल ज्योमेट्री ऑफ दिस विल बी ट्रेस्ड बैक, कि भाई कहाँ से आए, एलसी कहाँ क्रॉस की, इन्फिल्ट्रेशन एवेन्यूज़ क्या थे, रिसेप्शन एरियाज़ कहाँ थे, कहाँ इन्होंने शरण ली, कितने दिनों से ये ग्रुप घूम रहा है। बट अभी कुछ आसार इसमें नज़र आ रहे हैं कि इसमें से मेरे ख्याल से 5 या 6 का ग्रुप था। 3 पाकिस्तानी थे, 2-3 लोकल्स थे। ये आए एक्चुअली जम्मू के इलाके से और पीर पंजाल के इस तरफ। अटकलें हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। पर देखिए, मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस टेरर इकोसिस्टम। जब आप 50 से 60 ग्रुप निकाल रहे हैं एक साल में, आप काउंटर, देखिए बड़ा एक ग्रिड है एलसी के साथ। देयर इज़ अ काउंटर, देयर इज़ अ एलसी ग्रिड विच इज़ अबाउट एलसी मैनेजमेंट। एक फेंस है पूरी वहाँ पे, उसको टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है इन टर्म्स ऑफ HHTIs, ISR, ड्रोन्स, ये सब है। बट और उसके बाद डेप्थ में एक पूरा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है। इंटेलिजेंस से हमको पता लगता है कहाँ से ये ग्रुप्स आ रहे हैं, क्या रास्ता अपना रहे हैं। ड्रोन्स, ISR, सैटेलाइट्स के ज़रिए उन पर नज़र रखी जाती है। और इसलिए आप देखेंगे कि बड़े ग्रुप्स ख़त्म किए जाते हैं एलसी पे, डेप्थ एरियाज, रिसेप्शन एरियाज। बट ये जो इकोसिस्टम है, अगर आप 50-60 ग्रुप भेज रहे हैं, एक आध निकल ही जाएंगे। देयरफॉर आई विल गेट बैक टू दैट पॉइंट व्हाई। और देखिए कैसे नीडल घुमाते हैं डेमोक्रेसी, पाकिस्तान वाले कैसे नीडल घुमाएंगे। जैसे ये हादसा हुआ, 2 चीज़ें आप देखेंगे। एक, न्यूक्लियर, टोटल इट इज़ अ स्कूल बॉय ब्लफ, बोगी, कि साहब हम तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर देंगे अगर आप कुछ करेंगे। और जानते हैं डेमोक्रेसीज में डिबेट कैसे जाएंगे। दूसरे, इंटेलिजेंस फेलियर। आप अपने यहाँ देखिए, अरे बिल्कुल हम देखेंगे, बट अगर आप उसको भेजना नहीं बंद करेंगे, यू सी, जब ये रैशनल है ना पूरी न्यूक्लियर वेपन्स का, सो इज द रैशनल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स की आड़ में अभी यू विल लॉन्च अ टेरर रैम्पेज। व्हाट नॉर्म इज दिस इन एनी इंटरनेशनल सिस्टम? वी शुड नॉट फॉल फॉर दीज बेट्स एट दिस टाइम। न्यूक्लियर, आप न्यूक्लियर शक्ति हैं, हम भी न्यूक्लियर शक्ति हैं, न्यूक्लियर की रेड लाइंस हैं, लेकिन हम तय करेंगे वो क्या रेड लाइंस हैं। और उस रेड लाइन के नीचे देयर इज एनफ स्पेस टू डू दिस व्हाट आई कॉल कैलिब्रेटेड मिलिट्री काइनेटिक्स। वी शुडंट फॉल इनटू दिस स्कूल बॉय ब्लफ न्यूक्लियर। एंड दोज ऑफ हु अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर पैराडाइम, जिनको समझ है इसकी, वो इससे नहीं। इनका तो ये हाल है, एक समय था साहबजादा याकूब खान टोल्ड मिस्टर गुजराल दैट if you attack, we'll begin with a nuclear attack. This mad dog theory, डराने की कोशिश, that should not happen. तो न्यूक्लियर तो बिल्कुल एक मसला नहीं। दूसरा, इंटेलिजेंस फेलियर वाली डिबेट, आप देखिए क्या हुआ। तो जब आप 60 ग्रुप भेज रहे हैं, बिल्कुल होगा, कुछ तो चूक होगी। तो दिस इज द टाइम टू रीस्टैब्लिश डेटरेंस। ऑफ कोर्स यू मस्ट स्ट्रेंथन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, काउंटर टेररिज्म ग्रिड। बिल्कुल उसकी जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करनी चाहिए, दूर होंगी, कुछ चूक तो होंगी। बट डज दैट गिव यू, मूल प्रश्न क्या है
कैन टुडे इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कोई भी मेच्योर सहज कोई देश हो वो 60 ग्रुप्स अनलीश करेगा? सो टेरर एज अ टूल इन स्टेट क्राफ्ट, जो टेरर का एक ढांचा है जो आपके आर्मी के अधीन है, आईएसआई के अधीन है। और देखिए इसकी हिस्ट्री है, आप शुरू कीजिए 1965 ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो ये क्या समझते थे, कश्मीर में हम जिहादी भेजेंगे, जिहादी वहाँ अपराइजिंग करेंगे, लोकल्स उनके साथ होंगे और फिर हम अटैक करेंगे अखनूर जम्मू से। दे थॉट दे विल बी अ लोकल अपराइजिंग, ज़मीनी एक अपराइजिंग होगी। और इन भारत तो इतना बिखरा हुआ, इतना बड़ा देश है, कर ही नहीं, कश्मीर को बचा ही नहीं पाएगा। तो 65 they learned their lessons. Then we built up our conventional capacity. If we go back to history, brass tacks एक exercise हुई थी जिन सुंदर जी के अधीन। तो we built up our capacity so much and we showed it to them. We said देखिए अगर हमने एक टर्न किया right, brass tacks, that will be the end of you. इनको अकल आ गई कि भाई कन्वेंशनल पावर इंडिया की बहुत है। इन्होंने एक ढीली सी एक्सरसाइज की ज़रबे मोमीन, बट उसमें कोई दम नहीं था। एंड सी दिस इज, ये एक अवसर है दोबारा शक्ति प्रदर्शन का। उनको मैसेज मिला, फिर उन्होंने क्या किया कि साहब देखो कन्वेंशनली तो हम इसको बीट कर नहीं सकते, बिकॉज लुक एट द डिफरेंस, हम 12 लाख, वो 6 लाख, हमारे 4000 टैंक, उसके 2000 टैंक, हमारे 350 जहाज, उसके पास 70-80 जहाज। भारत इज भारत, तो पाकिस्तान इज पाकिस्तान। उस समय उनको अकल आई, तो उन्होंने क्या किया कि भाई टेरर की बोगी, टेरर से डराओ, और कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड के नीचे जिसे कहते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, वो शुरू कर दी। और फिर देखा साहब ये तो कामयाब हो रही है। टेरर तो पार्लियामेंट अटैक, कालू चक, ये इनकी कोशिश, जैसे आपने कहा वैंस की विजिट में, ये थी कि भाई स्पॉटलाइट दोबारा कश्मीर पे आए। बट मेरे को ये लग रहा है द थर्डली मिसजज जो आज की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, उसका जो इट्स मूड इज डिफरेंस, देयर इज ग्लोबल डिस्गस्ट विद टेरर। So instead of turning the spotlight on Kashmir, the spotlight has been turned on Pakistan as a terror pariah state. देखिए everybody has condemned the attack. सबने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया होगा, they have condemned the attack. But largely the major countries, USA, Israel and all are with us. But हमको ये भी मानना पड़ेगा कि भाई कार्यवाही हमको खुद पढ़नी पड़ी। The response has to be autonomous. और अगर वो रिस्पॉन्स सफल हुआ, इफ इट वर्क्स, आप देखिए राय कैसे बदलेंगे लोगों की। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइम फॉर अस टू एक्सरसाइज आवर पावर। अदरवाइज व्हाट इज पावर फॉर? देखिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं। हम क्या बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, वेरी गुड आइडिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, नोबल आइडिया। बट हमको भूलना नहीं चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने क्या राय दी थी। He said, ultimately, the world is a gymnasium where nations come to make themselves strong. Power matters. And we are operating from a moral high. हमारी जो शक्ति है, we have used it in a very restrained manner. But now that he has thrown the gauntlet at you, not to act will be irresponsible. मेरा ये मानना है। तो एक्ट का मतलब क्या है आपका? क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ एक वॉर पे जाना चाहिए? देखिए अब एक्ट का मतलब ये है कि साहब फर्स्ट लेट्स गेट द मॉरल आर्ग्यूमेंट राइट। Is there any moral metric by which we should not act? We have a right to। देखिए बॉडी बैग्स जो हैं केरला से लेके कर्नाटक तक, गुजरात तक पहुंचे, पूरे भारत में आक्रोश। अच्छा, व्हाट इज रियली सरप्राइजिंग टू मी ऑल्सो, आई हैव सर्व्ड इन दैट एरिया, जो लोकल एंग्विश है, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट पाकिस्तानीज। दे हैव फूलिशली हिट द टूरिस्ट सेंटर, इकोनॉमिक लाइवलीहुड्स। So I think they have misjudged severely. It's a grievous miscalculation. शुरू मैंने कहा था ना वो जिब्राल्टर के मौस, they used to think local uprising करेंगे, आर्मी को भेजेंगे, जिहादी भेजेंगे, लोकल अपराइजिंग, और हम आर्मी को भेजेंगे। यहाँ तो उल्टा हो गया एकदम। The whole of India, across political the spectrum, everybody is for this. मैंने कहीं देखा था the approval rating for a military response is 88%. Now, having said that, we must divorce it from emotions, because जो सैन्य कार्यवाही जो है, it cannot be emotional. But since they have left us with no option, you tell me what is the option? I cannot think of any option. So what do you spend $90 billion on your military for if you don't have to respond? अब देखिए क्या है military kinetics में, there is a choice of domains, air, land, हवा से आप कर सकते हैं कुछ, रफाल्स वगैरह हैं आपके पास, वी हैव एन S-400 AD सिस्टम,
विक्रांत ब्लॉकेड कर सकते हैं कुछ कराची का, नॉट फुल्ली, वी कैन कोर्स देम. लैंड में देर आर ऑप्शंस, यू नो, देर आर टारगेट्स जहाँ एलईटी हेडक्वार्टर्स हैं, मुरीद के, बहावलपुर. So without going into the plans, there are a lot of domains. There are instruments from special forces to air power to drones, so many instruments. There are options along the escalatory ladder. You can do something which is low intensity, medium intensity, high intensity, in depth. There are a lot of options. That is for generalship to decide. Operational jo art वगैरह है, that will come into play. So there are a number of options, as I say, in domains, in instruments, and along the escalatory ladder. जो भी हम चयन करेंगे जिस ऑप्शन का, it will have to be maximized for lethality, मतलब it should hit. और दूसरी बात, it is to be minimized for risk. अब military options go right, some of them go wrong, and there will be retaliation. तो हमें जो अपनी क्या है प्रतिरोधक क्षमता, resilience बढ़ानी पड़ेगी when we'll hit. It can be one strike, it can be a series of strikes which are spaced, it can be a combination of strikes and coercion by mobilization. Pakistan has to pay the price, as I said. अगली बार उनकी जब सोच में आए कि साहब हमला करना है, टेरर, इस तरह कायराना जो हमले होते हैं, तो भाई सोच लें यार इस पिछली बार इतना नुकसान हुआ था कि इसको 1 साल तक टाल दें. You have to take out this thought from their mind space. This is a restoration of deterrence. और ये टेरर का जो थॉट है पाकिस्तान के दिमाग से निकालने के लिए आपको लगता है कि इंडिया को एक एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देना चाहिए, चाहे वो लैंड से करें, चाहे एयर से करें, चाहे वाटर से करें, या I'm मिक्स not ऑफ ऑल saying थ्री करें? act of war. Don't declare an act of war. Strike them like they Strike did. them. They did, and they have struck us. So we are striking them. Don't fall into these traps. Nuclear bogey. वो एक और है भाई, आपका इंटेलिजेंस फेलियर. वहाँ तो वो कह रहे हैं इट इज़ अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मतलब हमने करवाया है. अगर फॉल्स फ्लैग हमने कराना होता तो पार्लियामेंट अटैक फॉल्स फ्लैग था, नगरोटा. हम तो अजब बेवकूफ़ हैं कि हम अपने पे ही अपने को मारते रहे. एंड दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबल पीपल सेइंग इट्स फॉल्स फ्लैग, कि भाई आप नहीं करवाया, यू हैव स्टेज्ड इट. सो हाउ स्टूपिड कैन यू गेट? एंड ये देखिए, देयरफॉर आई एम सेइंग the wiser Pakistani people are wise. They have a lot of sensible people. Hussain Haqqani, ये एक तबका है. This is a narrow segment of the strategically obtuse, जिसे कहते हैं मैड डॉग्स. कुछ दिमाग में है नहीं, टेरर कर दो. इनसे हमको जूझना पड़ेगा. वी आर अवॉइडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Restrain, good, and I see the problems. If you actually attack, मतलब बिल्कुल फर्क पड़ेगा अर्थव्यवस्था वगैरह पे, पर इन्होंने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी है. सर, इंडिया का मोस्टली एक पीस का स्टैंड्स रहता है. वो हमने देखा चीज़ें चेंज होते हुए, जब सर्जिकल स्ट्राइक्स होने लगी, पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट हुआ उसके रिप्लाई में, और ये 2019 की बात है, पुलवामा बालाकोट की बात करें तो अब 2025 6 साल हो गए हैं इस बात को, और अभी तक कोई सर्जिकल स्ट्राइक वापस से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो आपको लगता है कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का टाइम है इस वक्त? बिल्कुल, क्योंकि जो हमने किया था बालाकोट में, उसका जो डेटरेंस था, इट हैज worn ऑफ. वो 6 साल में जो 6 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया. मैंने आपको बताया, ये बात करने लगे थे जियो इकोनॉमिक्स की. पाकिस्तान आर्मी के जो विवेकपूर्ण दस्ते हैं, दे सेड कि टेरर डजंट वर्क. टेल मी विच कंट्री कैन हैव टेरर एज अ सेंट्रल टूल ऑफ स्टेट क्राफ्ट. आप जरा सोचें इसके बारे में. इट डजंट मेक एनी डैम सेंस. एज अ कंट्री यू हैव मेनी ऑप्शंस फ्रॉम पीस टू वॉर. दे आर लेजिटिमेट ऑप्शंस, बट ये टेरर, कायरतापूर्ण हरकत, और आप ये नैरेटिव घुमा दें, वो नैरेटिव घुमा दें, क्या लोग बेवकूफ़ हैं? सो दिस रियली हैज़ टू बी आंसर्ड. ये जो टेरर वाली बात देखिए. दूसरी जो आपने बात कही ना, गो बैक टू व्हाट चाणक्य सेड. चाणक्य सेड, अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे. ही वॉज एम्फेसाइजिंग कि भाई अपने सिविलाइजेशनल विजडम पे ध्यान दो. द सेकेंड लाइन इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. ही सेड, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे. व्हाट ही मेंट वाज, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स है आपका, उसका कभी कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है. इट हैज a role in the strategic calculus. शायद वो समय आ गया इस्तेमाल का. तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार न्यूक्लियर वॉर हम डिक्लेयर कर देंगे, इस तरह की जो बातें आती रहती हैं, वो सिर्फ एक एक झूठ मूठ की बात है, वैसा कुछ होने नहीं वाला है, उनकी हिम्मत नहीं है न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की इंडिया को? 16 आने कुछ नहीं होने वाला है. 200% पाकिस्तान इंडिया पर कभी न्यूक्लियर स्ट्राइक कब नहीं करेगा, कर मैं सकता. बताता हूँ आपको ना. तो देखिए, the nuclear domain is a domain of great learning and study. So nuclear weapons आप कब इस्तेमाल करते हैं? When
इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. जब आपका अस्तित्व खतरे में हो, तो मान ली उनके कोई बड़े शहर चले जाएं या दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, उसके पहले जिसे कहते हैं ना दिस इज कैलिब्रेटेड इरैशनैलिटी. जान पूछ के ऐसे इरैशनल करो, और जो वाइडर पब्लिक ओपिनियन स्पेशली इन डेमोक्रेसीज, वो कहेंगे सर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाएगा. मैंने बताया साहबजादा यकून खान द फॉरेन मिनिस्टर वंस टोल्ड मिस्टर गुजराल कि अगर आपने लड़ाई की शुरुआत की तो हम कर देंगे. बालाकोट में हुए न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल, उड़ी में हुए. साहबजादा यकूब खान कैड, एक उनके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे रॉबर्ट गेट्स, जो बाद में उनके डिफेंस सेक्रेटरी बने, वो ये मैसेज लेके आए थे पाकिस्तान की तरफ से. तो इन्होंने ये न्यूक्लियर झमेले पहले भी खेले हैं. मेरे को याद आता है, न्यूक्लियर वो करेंगे भाई अगर उनका अस्तित्व खतरे में. हम वो तो नहीं करने वाले हैं. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फार शॉर्ट ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड. अब देखिए, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज डोंट टॉक ऑफ इट. आमतौर पे हमारे टेलीविजन डिबेट्स इसके बारे में नहीं होते हैं. दे आर नॉट टू बी स्पोकन, but they have to be responded to because they flash these nuclear bogies. School boy bluff, जो बचकानी हरकतें हैं ये न्यूक्लियर ऐसे इस्तेमाल. न्यूक्लियर इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, और उनके जो उनके दानिशमंद हैं, जो विवेकपूर्ण लोग हैं, वो समझते हैं कि न्यूक्लियर ऐसे थोड़ी ना जिफी यू फायर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. सो वी दिस इज, अब ये जो है हमारे जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं उसकी वो जटिल होंगे. दे विल बी सोफिस्टिकेटेड, नुएंस्ड. यू हैव टू कीप इट बिलो द थ्रेशोल्ड्स. देयर आर मेनी थ्रेशोल्ड्स. We should identify the threshold. They should not flash their thresholds. We know what the threshold is, and that is operational art, to keep it below the nuclear threshold. There are a number of options. But I go back to the first point, शोभा, शुरुआत किसने की? हमने तो की नहीं, आपने की, और लगातार बार बार. और if a state cannot defend its citizens, और देखिए, that is what Prime Minister Modi and both Mr. Rajnath Singh have said, कि भाई उनको मारेंगे जो सामने थे और जो पर्दे के पीछे. When the Prime Minister said that we will chase them to distant corners of the earth, do they understand what is coming? He said कि ये ऐसी चीज होगी जिसकी इन्होंने कल्पना नहीं की हो. This means calibrated kinetics. और they have asked for it. हमने तो किया नहीं. पिछली बार जब हमने इनको मैसेज दिया था, we hit बालाकोट, जो बड़ा अलग था, शहरों से दूर. We didn't do all that. कि साहब अब तो समझ जाओ. उड़ी जब किया था, it was in very close proximity. So now something big will have to be done. Yeah, I cannot think of any other option. If you don't do it, he will hit again. मतलब silence is not an option. Peacekeeping is not an option for India right now. On such a grave provocation, No. it will be irresponsible not to act. What are states for if you cannot protect your citizenry? So they have been so foolish, so foolish. Sir, one is the India-Pakistan angle to this whole terrorism attack. कि इंडिया पाकिस्तान के प्रीवियसली रिश्ते कैसे रहे हैं और किस तरह से बार बार ऐसे अटैक्स होते रहे, और इंडिया ने भी स्ट्राइक बैक किया. एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है इन अटैक्स को देखने का. अब इंडिया और पाकिस्तान अगर वॉर पर जाते हैं तो कौन सी कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करेंगी, कौन पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, ग्लोबली कैसे प्ले आउट होगा ये वॉर? तो देखिए, जैसे मैंने कहा, अभी तक जो इंडिकेशंस हैं, एवरीबडी हैज यूनिवर्सली कंडेम्ड इट. एवरीबडी. अब वो बात क्या होगी, इन लोग कहेंगे साहब लीगल डॉसियर क्या है, व्हाट इज द प्रूफ. एग्जैक्टली. प्रूफ भी मिल जाएगा. अभी इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स वगैरह ये हैं, प्रूफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर पाकिस्तान वो प्रूफ एक्सेप्ट नहीं करता. लुक एट द टू माइंडसेट्स. अटैक हुआ, नोबडी इज डिनाइंग इट. We are saying it's Pakistan because of your history. You know it. LET, JEM. I mean, does one have to say क्या है वो, हफीज सईद मीर. कितनी बार आप, मैं तो बता दूं इनका पूरा वो क्या है, वहाँ से कौन से लॉन्च पैड्स हैं, क्या ट्रेनिंग कैंप्स हैं. हमने तो अपनी आंखों से देखा है. इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स. इट इज़ अ होल फ्रेमवर्क which has been created to do this. But ultimately it's a function of power. And I'm not saying that we should go on a military rampage, but आप देखिए, जब यूएसए ने जनरल सुलेमानी को निकाला या जब अल जवारी को निकाला, तो क्या उन्होंने लीगल डॉजियर दिया था? इफ वी आर कन्विंस्ड हमें निकालना चाहिए. अच्छा, व्हाट, आप किस आर्ग्यूमेंट से उनके साथ जूझेंगे? वो तो कह रहे हैं साहब फ्लैग स्टाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है. अब ऐसी बदतमीजी से कोई बात हो सकती है? You can only speak to reasonable people. False flag operation है. अगर आपने डायलॉग वो लोग शुरू किया, ये 6 साल 5 साल ऐसे कर देंगे, निकल जाएंगे. बिल्कुल. सो यू एंड जो बाकी, जैसे मैंने कहा, the world is also watching, the neighborhood is watching. It is a function of power.
लेकिन सर हमने ये भी देखा है कि जब वॉर होती है, वर्ल्ड इज वॉचिंग, वर्ल्ड ऑलवेज वॉचेस। हमने अभी 2 बड़ी बड़ी वॉर्स हम देख रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रही है, जो सालों से चल रही हैं। कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता हुआ नहीं नजर आ रहा है कोई नेशन किसी के साथ, क्योंकि इट्स योर वॉर, यू हैव टू फाइट इट। वैसी हमें सिचुएशन नजर आ रही है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान भी वॉर पर जाते हैं, चाहे हम पैलेस्टीन वॉर की बात करें, इसराइल पैलेस्टीन की बात करें, यूक्रेन रशिया की बात करें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड कोई भी नहीं ले रहा है कंट्री, इंक्लूडिंग इंडिया, फॉर एनी ऑफ द नेशंस, राइट? दे आर कंडेमनिंग, हाँ यहाँ पर इतने लोग मारे गए और ये बहुत बर्बरता हुई, ये बहुत सैवेजरी हुई, उसको कंडेम सब कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज ओनली rational, logical and sensible to condemn the act of terror in that manner. लेकिन उसके अलावा इस वॉर के बीच में से किसी कंट्री को सपोर्ट करना, क्योंकि जब हम वॉरफेयर की बात कर रहे हैं और हम इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बहुत सारे फ्रंट्स पर वॉर होती है। वन इज़ द ह्यूमन कैपिटल जो आपका लगता है, सेकंड इज़ द मनी दैट गोज इनटू फंडिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द वॉर, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस, द मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस टुगेदर। तो बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए इसको करने के लिए। सो आर वी रेडी financially for a war? Are we ready strategically for a war? Do we need alliances from other countries to support us? Who's with Pakistan? Are we ready to fight with them also? Who's with our enemy? तो कैसे play out कर रहा है globally this war? So देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा that when I say calibrated military kinetics, it will not necessarily lead to war. Pakistan is also not an irrational actor. वो भी समझता है. There are ways of keeping it well short of war. But if war happens, we have to be prepared for it. But firstly, so I'm not saying war. Balakot was not war. Uri was not, और ये डराते थे कि साहब आप करके देखिए हम क्या करेंगे, क्या किया. So, I mean, that's a separate matter. But the larger issue, what you're saying, see, this is a change in geopolitics. We have to change, observe it. 1990 में बिल क्लिंटन साहब ने कहा था कि साहब इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड. मतलब बड़े मसले हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, ट्रेड, वॉर फाइटिंग, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज इकोनॉमिक्स, विच अपीयर ट्रू फॉर अ व्हाइल. आज अगर आप मुझसे पूछें, आई से इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्टूपिड. दैट इज समथिंग बियॉन्ड अस. दैट इज द वे जियोपॉलिटिक्स हैज स्विवेड. चाइना का सर, अभी जो अमेरिका ने एक तरह से टैरिफ वॉर डिक्लेयर किया, वहाँ पे चाइना का एक बहुत अलग स्टांस नज़र आ रहा है. नोबडी एक्सपेक्टेड चाइना टू रिटेलिएट द वे दे डिड, and now it seems that they are not the country that used to follow a certain principles. जैसा आप कह रहे हैं कि अगर हमने डेटरेंट में इन्वेस्ट किया और डेटरेंस दिखाई तो चाइना विल बैक ऑफ. लेकिन चाइना, मैं सोचूं चाइना तो छोड़िए, पाकिस्तान जैसा कंट्री भी अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो जैसे हमने अभी इंडस वाटर ट्रीटी के लिए बात की, शिमला अग्रीमेंट की जब बात हुई, पाकिस्तान इज कमिंग बैक एटलीस्ट विद वर्ड्स एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तो वर्ड्स लेवल पे ही बात हो रही है, अभी तो उसके बियॉन्ड कुछ हुआ नहीं है, कोई हमारी तरफ से रिटेलिएशन या स्ट्राइक नहीं हुआ है. तो जो भी डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, दे आर वर्ड लेवल, दे आर ऑल्सो नॉट बैकिंग ऑफ एट द वर्ड लेवल. सो व्हाट इज the guarantee that when the action comes in, these people will back off or they will take a lesson? I mean, are you saying that is that the chance that we should take, or we don't have any other option? We are cornered? No, we are not cornered. The fact is that अभी तो सब बातचीत कर रहे हैं ना. अभी आप देखिए कि वास्तविकता क्या है. If India strikes, what answer does Pakistan have? Does it realize our power? तो बातचीत तो कोई भी कर ले, क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया नहीं है. एंड नॉट दैट वी वांट टू स्ट्राइक. बाबा, यू आर प्रोवोकिंग अस टू स्ट्राइक. इफ आई एम इन इस्लामाबाद एंड आई सिट एट इंडिया, डज इट मेक एनी सेंस फ्रॉम देयर स्टेटक्राफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू? आपको क्या में, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव बाय नॉकिंग ऑफ 30 टूरिस्ट्स इन पहलगाम? लेकिन क्या हाउ इज इट बेनिफिटिंग योर स्टेटक्राफ्ट? लेकिन सर, क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एक्सटर्नल सपोर्ट है चाइना से या कहीं और से जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि हम देख लेंगे? अगर उनके पास है तो हमारे पास भी है. वी हैव गॉट आर्म्स फ्रॉम रशिया, वी हैव गॉट फ्रॉम फ्रांस, वी हैव गॉट फ्रॉम यूएसए. वी हैव आवर ओन डेप्थ. दे कैन नॉट मैच अस इन कॉम्बैट एज. कहीं ज़्यादा है उनसे. मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए टैंक्स वगैरह, इट इज़ फार ग्रेट. मैं आपसे क्वेश्चन सर इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि इंडिया की पावर कहाँ लाई करती है. बिल्कुल. सो आवर पावर लाइज इन द फॉलोइंग: द मॉरल हाई, द रिस्ट्रेंट, द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ आवर मिलिट्री. 4000 टैंक, उसके पास 2000 टैंक, हमारे पास करीब 350 जहाज हैं, उसके पास 70-80 जहाज हैं. Our ships, Navy presence is overwhelming. We have 2 aircraft carriers. He has none. एंड पास पे भी हमने उन्हें डिफीट किया था. तो कौन सी जंग जीते हैं आप बताइए मेरे को? नहीं जीते हैं. 65-71 में क्या हाल हुआ? दोनों में इंदिरा गांधी said that we buried the two nation theory in the
Bay of Bengal. This was it. तो भाई, my question to Pakistan is कि भाई, why don't you see sense? Simple. अच्छा, बीजिंग की आपने बात की, that also must be tackled. If I'm in Beijing today and I'm sitting in Beijing, मेरी जो प्रमुख प्रतिस्पर्धा है किसके साथ है? यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के साथ है. अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूँ? ताइवान. यू थिंक इट्स गोइंग टू बी इजी? यू हैव टू ग्रैपल विद जापान, यू हैव टू ग्रैपल विद साउथ कोरिया, देयर इज यूएसए. तो भाई, मेरी भी तो चिंताएं हैं. एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, बिल्कुल, दे हैव स्टूड अप, बट क्या उनके लिए दे हैव टू फाइंड न्यू मार्केट्स? व्हाट इज हैपनिंग टू देयर इकोनॉमी? देयर इकोनॉमी इज इन सीवियर ट्रबल. लुक एट देयर PLA. 100 generals have been sacked in the last 2 years for corruption, for lack of readiness, कि वो तैयार नहीं है ताइवान में. तो जब आप बीजिंग में बैठेंगे, आपको अपनी परेशानियां नजर आएंगी. अब जब आपकी इतनी परेशानियां हैं, डू यू वांट टू टेक अप वन मोर कंट्री? ऑफ लेट दे हैव बीन आउटरीचिंग टू अस. हु वाज आफ्टर अस? कि साहब आप एक समझौता कर लीजिए LAC पे. चाइना. सो उनकी भी तो चुनौतियां हैं. तो अगर हमारी 5 हैं, पाकिस्तान की तो 100 हैं, चीन की भी 25 समस्याएं हैं. नाउ हाउ डू वी लेवरेज ऑल दिस? statecraft, diplomacy, there are no set answers, but we have to be agile. हमको चिंतन मंथन सब में तेज होना पड़ेगा, और कार्यवाही में ही. सर, ये क्वेश्चन इस बारे में नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान को ओवर पावर कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ आंसर्स बड़े ऑब्वियस होते हैं. बट द पॉइंट इज कि कब होगा, क्योंकि अब इतने ज़्यादा हम इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं कंट्री में. लोग जवाब मांग रहे हैं, और बहुत ही, जैसा हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कि बहुत ही एक सैवेजरी हुई, बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ, और बहुत ही यूनिक अटैक था इन मैनी वेज. सिविलियंस को चुन चुन कर मारना, धर्म जाति धर्म पूछ कर मारना, और बहुत बहुत कुछ इस अटैक में ऐसा हुआ जिस वजह से अब एक डिमांड है इस अप्रोड की. तो आप क्या कोई ऐसी टाइमलाइन देख रहे हो इसकी, या कब हम रिटेलिएट करने वाले हैं, कब हम जवाब देने वाले हैं? So let me see it like this, कि firstly there is across the political spectrum, पूरी जो हमारी राजनीतिक प्रणाली है, सबने सपोर्ट किया है. एंड एवरीबडी, दी ऑल पार्टी मीटिंग से, भाई जो सरकार करेगी हम उनके साथ हैं. सो देयर इज पॉलिटिकल सॉलिडारिटी. सवाल वगैरह लोग पूछेंगे, दैट्स अ सेपरेट मैटर. बट जहाँ तक उन्होंने कहा है, साहब आप जो उचित समझें आप करें. सो देयर इज पॉलिटिकल सॉलिडारिटी. Public opinion is for this. I give you this figure, 85%. I've seen it somewhere, to do something. So now we have to weigh this popular opinion, political endorsement, जो हमको सबसे राजनीति में सबका जो हमको साथ मिला है, to see how it will play out strategic military. Now that is for people in the business to see. It could be tomorrow, it could be a week later, it could be a month later. That will be a function of many issues. But and let me also say, though I'm a big advocate of calibrated military kinetics, अगर आप अभी ना करना चाहें, मत करें. It's no कोई अनिवार्य तो है नहीं. But I'm saying that the strategic rationale and the popular support, जो सामरिक ड्राइवर्स हैं, जो सामरिक पहलू हैं, और जो पॉपुलर सपोर्ट है, जो जनता का जो आपको सपोर्ट प्राप्त है, they're both tell you that you must do it. But ultimately the military only offers options. We are in a country where we submit to political control. एक और पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? देखिए, हर प्रजातंत्र में the military submits itself to political control. एक theory है civil military relations की, which says that the civilian, political principle, the civilian has a right to be wrong. The civilian is right even when he's wrong. All good militaries understand it. वो पर्दे के पीछे से ऑपरेट करते हैं. मीटिंग इज supposedly chaired by Shehbaz Sharif. Actually Shehbaz Sharif is sitting and the meeting is being chaired by Asim Munir. तो ये जो एक डेमोक्रेसी का सिद्धांत है, प्रजातंत्र का सिद्धांत है, सिविलियन कंट्रोल, जिस दिन ये हो जाएगा पाकिस्तान में, पॉलिटिक्स विल स्टार्ट फ्लोइंग, ये सारे टेरर के मसले बंद हो जाएंगे. So these are the larger corrections which the international community must intervene, force for. और जब तक वो करेंगे, we'll have to take care of ourselves. And one way of taking care is by calibrated kinetics. By striking back. Yeah, but this is not the issue. The larger issue is what we do. जो हमारी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां हैं, चीन के साथ, भारतीय महासागर में, ईस्टर्न होराइजन्स, we have to keep investing in all that. Only then will we be able to become this विकसित भारत, जो हमारा सपना है अमृत की, जो अमृत काल
का जो सफ़र है, it is not going to be without challenges, especially national security challenges. And as I said, Pahalgam may be a good wake-up call. द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग अस ओवर. हमारा क्या रिएक्शन होगा? एवरीबडी इज़ वॉचिंग अस एंड जैसा आप कह रहे हो कि दिस इज़ द टाइम टू रिस्पॉन्ड. इतनी बड़ी अभी आप देखिए, दुर्घटना. हमारा रीजन देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, they see the power balance. If it shifts dramatically in China's favor, वो बेचारे तो छोटे देश हैं. They have no option but to tilt that way. So we also have to assert our power. Pakistan must get this lesson. कि साहब देखिए, आप हमारे साथ उलझेंगे तो आपको नुकसान होगा. And the world will watch. Power matters. स्पेशली चाइना एंड द यूएस. Yes, but in a very considered, जैसे मैं कहता हूँ, विवेकपूर्ण तरीके से, सोचे समझे तरीके से. There should be no hurry. It should be a cool decision. जब पराक्रम हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, और उसके बाद वो दूसरा कालूचक में अटैक हुआ, वाजपेयी साहब ने वो रिस्पॉन्डेड, जो हमारे प्रधानमंत्री थे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी. मेनी ईयर्स लेटर ही सेड कि मुझसे बड़ी गलती हुई, चूक हुई कि मैंने आदेश नहीं दिए अटैक के. ही रिग्रेटेड लेटर. सो दिस इज अ सिमिलर मोमेंट. We have to see whether we have to attack. I am saying it has to be well considered. We should not regret later that we didn't, because I cannot think of a graver provocation. अगर अभी हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो दोबारा से ऐसा होगा और बार बार होगा. बिल्कुल. और बाकी लोग भी कर सकते हैं जो कंट्रीज हमारे बॉर्डर्स पर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वन और द अदर वे. बाकी टेरर में इतने माहिर कोई नहीं है. टेरर में तो एक ही जनाब माहिर है. कंट्री बहुत माहिर है. वो तो बात सही है सर. पाकिस्तान का कांस्टेंट जो एक स्टांस है वो टेरर को लेकर रहा है, और स्पेशली इंडिया के साथ तो टेंशन हमेशा से रही है. और जब भी मौका मिलता है तो कश्मीर वैली को हमेशा एज अ वीकलिंग यूज़ करते हैं, समटाइम्स टू नेगोशिएट, समटाइम्स टू स्प्रेड टेरर एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ. सी, द कॉमन विजडम इज व्हाट, कि यू नीड पीस फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. बिल्कुल. But if you see the arc of history, no country has become big and powerful without going through severe national security challenges. उनसे आपको जूझना ही पड़ेगा. All you say, देखिए, America still has 25% of the global GDP, but look at them. They have fought Vietnam, Iraq, Afghanistan. कहीं सफलताएं मिली, कहीं सफलताएं नहीं मिली. ताइवान, चीन भी अभी कहता है ना, विनिंग विदाउट फाइटिंग. इनको भी इन समस्याओं से दूर जूझना पड़ेगा. विदाउट गोइंग थ्रू द टेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फायर, यू कैन नेवर बिकम ग्रेट. If you have to give one message to Pakistan after the Pahalgam attack, what would that be? That message is that, in my view, I think they are going to very soon feel the weight and fury of Indian power. That is what I think is going to happen. The weight and fury of Indian power. जो भारत की शक्ति है, उसका प्रदर्शन होने वाला है, और पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा. Because far too long they have been irresponsible. So we have tried to understand the aftermath of Pahalgam attack in this episode. We've tried to understand where India's power lie in terms of where we stand today in our spends on defense forces, our military strategies, technology, AI space, cyber warfare. हमने काफ़ी एंगल से इस पूरे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को समझने की कोशिश की. वी ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग इन द जियोपॉलिटिकल एंगल, जिसमें हमने चाइना, यूएस, रशिया, यूक्रेन, काफ़ी सारे एंगल से वॉर्स को वर्ल्ड ओवर जहाँ हो रही हैं वहाँ पे स्टडी करने की और थोड़ा एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश की. सपोर्टिंग कंट्रीज़ को ढूंढने की कोशिश की कि किस तरह से हम अलायंसेस फॉर्म कर सकते हैं. तो इस एपिसोड के थ्रू द लार्जर मैसेजिंग और द लार्जर कॉन्वर्जेशन दैट वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ स्पार्क इज़ the interest of the people who are watching this conversation into what is happening in their own country, realizing that what should our personal stand be. तो एक एवरेज इंडियन को इस पूरे माहौल से क्या लेना देना है, या उसका क्या स्टैंड होना चाहिए आज इस पूरे टेरर और वॉर के माहौल में. लेना देना ये है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा जो है अस्तित्व का मामला है. It challenges your existence. Look at 1962, what happened to us. और दूसरी बात यह है कि जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चाएं हैं, मेरा ये मानना है कि इनको गहरानी चाहिए. जैसे मैंने कहा, आई एम सरप्राइज व्हेन आई गो टू हिंदी चैनल्स. जब मैं छोटे शहरों में जाता हूँ, भू राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी रुचि है. अब वो उस रुचि जो है, इट हैज़ टू, उसको और गहराने की ज़रूरत है. दी कॉन्वर्सेशंस हैव टू बिकम डीप सो दैट दे कन्वर्ट इनटू एक्शन. और देखिए इसमें कितनी चीज़ें हैं. जैसे हम
टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, व्हाट अबाउट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी? एक आपके दर्शक हैं, एक किताब ज़रूर उठा के पढ़ें, क्रिस मिलर की किताब है चिप वॉर्स. इट ट्रेसेस द जियोपॉलिटिक्स ऑफ चिप्स. इट इज़ नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी कि भाई कोल्ड वॉर 1 में आम तौर से ये माना गया है कि भाई सोवियत यूनियन लॉस्ट बिकॉज उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, वो एक हकीकत है. बट यूएसए वन बिकॉज इट मास्टर्ड चिप्स. The American military became powerful because of Silicon Valley. भारत की सेना के लिए सिलिकॉन वैली कहाँ है, कहाँ तैयार हो रही है? So these are the very deep conversations with bright people जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की चर्चाएं पकड़ेंगे. Where is India's Chris Miller? जैसे AI, I was amazed. AI we all assume is technology, mostly technology. Henry Kissinger जो एक बड़े माने डिप्लोमेट हैं, very respected man. He says AI is only 15% technology. The balance is about data, domain specialists, so many things. It is all becoming fascinating. How AI is going to change the world. AI हमारी strategies क्या हैं? अब देखिए, अब मैं आपको एक मिसाल दे दूं. ये भारत में करना बड़ा मुश्किल है, but see what China does. This is a very striking example. मैंने सुना उनका पॉलिट ब्यूरो जो है हर 10 साल में एक टेक्नोलॉजी उठाता है. 10 साल पहले दे चोज बैटरीज. अब आप इंडिया में बोलो बैटरीज, लोग बोलेंगे क्या ये पागल हो गया बैटरीज. वंस द पॉलिट ब्यूरो सेज बैटरीज, उनका जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें वो 450 कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं. बैटरी एल्कलाइन, बैटरी केमिकल, बैटरी ये, बैटरी वो, 450 कोर्स. दे प्रोड्यूस अ होल जनरेशन ऑफ पीपल हु आर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड विद डॉक्टरेट्स इन बैटरीज पावर. एक यूनिवर्सिटी खुलती है सेंट्रल चाइना में बैटरीज पे, उसको लिंक करते हैं PLA एकेडमी ऑफ साइंसेस के साथ, मिलिट्री साइंसेस के साथ. नाउ आर यू सरप्राइज दैट BYD इज पुशिंग वॉक्सवैगन आउट ऑफ द कार मार्केट. और यही बैटरीज आपके सबमरीन्स में लगती हैं, आपके AD सिस्टम्स में लगते हैं. सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो हमारे अभी began by talking of civilizational wisdom. I have heard my parents talk of Saraswati, Lakshmi or Durga का मिश्रण. See how wise. So your ecosystems, universities वगैरह, they should be such high quality that they create talent, technologies. That talent, technology should create Lakshmi, wealth creation. और लक्ष्मी का कुछ हिस्सा you use to strengthen your instruments of power, Durga. सर अगर हम इस कॉन्वर्जेशन को और इवॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट और बहुत एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं. हम एजुकेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुलने की बात करते हैं, वो अपने आप में ही इतनी लंबी डिबेट है कि पिछले कुछ सालों में, अब 10 साल तो की मैं कह बात रहा हूँ करें, संपूर्ण बदलाव. अगर हम 10 साल की बात करें तो कितनी एक्चुअल यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, क्या क्वालिटी ऑफ हमारा एजुकेशन है. बहुत बहुत सारे चैलेंजेस. मतलब इंडिया हैज़ टू फाइट ऑन मेनी ऑफ दीज इंटरनल challenges जो हैं, जो कि I would also say there are opportunities. There are opportunities as well. Of course, अगर हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर उसको इम्प्रूव करने की, जैसा आप चाइना का एग्जाम्पल बता रहे हैं. एंड वी हैव बिग एग्जाम्पल्स लाइक दीज टू लर्न फ्रॉम एंड टू काइंड ऑफ रेप्लिकेट. एंड वी डोंट हैव द लैक ऑफ मैन फोर्स हियर इन द कंट्री. हमारे पास लोग हैं, हमारे पास इंटेलिजेंट लोग भी हैं, काबिल लोग भी हैं. चैनलाइज और डायरेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक हायर अथॉरिटीज़ और हायर पावर से आना चाहिए, ताकि उस तरफ दिमाग लग सके, उस तरफ ग्रोथ हो सके. क्योंकि ये जो सिर्फ एक वॉर, एक्ट ऑफ वॉर वाली जो बात हो रही है या फिर रिटालिएट करने वाली बात हो रही है, एक आम सिटीजन ऐसे समझता है कि हमें एक जवाब देना है. बट इट इज नॉट जस्ट एन एक्ट. मैं कह रहा हूँ ये जो है ना पहलगाम एंड द रिस्पॉन्स एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है अबाउट द लार्जर सिक्योरिटी मैकओवर. दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग. We will respond, we may not respond, the response may be very good, it may not be very good, it may be mixed, but that doesn't take away the larger challenge. The larger challenge has to go. So it is just a beginning of that whole challenge. अब देखिए आप, look at Indians, if we just have faith in ourselves. Kishore Mehbubani is a strategic thinker, कहते हैं the Indians do the best in the most competitive human laboratory in the world, USA. हम चीन से भी अच्छा करते हैं. वो कहते हैं अगर इंडियंस की जो प्रोडक्टिविटी है इन इंडिया बिकम्स इवन 50% ऑफ देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स इन USA, जो हमारे भाई बंधु USA में हैं, उसकी 50% हो जाए तो इंडिया GDP विल बी $25 trillion. दिस इज द अपॉर्चुनिटी. व्हेन आई से वी आर पंचिंग बिलो आवर वेट, वी नीड टू पंच इन अ कॉर्ड. सो इट इज नॉट अ डिफेंस आर्ग्यूमेंट, मिलिट्री आर्ग्यूमेंट. It is a strategic military argument. We have to step up our game everywhere. देखिए, एक है डॉक्टर पंचनाथन, ही इज अ इंडियन अमेरिकन
Indian American in USA who heads their American Science Foundation. Military से कोई लेना देना नहीं है. Science, civilian. But I was amazed. Look at his statement. He says American Science Foundation is the offensive arm of Pentagon. उनका जो military है. Without us, Pentagon is mere defense. ये भावना देखिए आप. Long-term civil-military fusion to grow the strength. So India has to redefine its power and its purpose. दोनों फ्रंट्स पे ग्रो करना पड़ेगा, सिविल एंड मिलिट्री बोथ. और सिविल में जैसा कि हम स्टार्टअप्स की भी बात कर रहे थे पहले, तो सबको साथ आना पड़ेगा. वहाँ भी एक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. अभी पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट भी बहुत वायरल हुआ था और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, राइट, जिसपे काफी बात हुई और फिर वो बात मुझे लगता है कहीं बीच में रह गई. एंड बट ही वाज राइट अबाउट दैट प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ डीप टेक्नोलॉजीज. ही वाज राइट. और जो दूसरी जो पुशबैक आया था, दैट वाज आल्सो राइट बिकॉज इट सेड भाई आप रेगुलेशन हटाइए. एंड आई आल्सो सेड इनोवेशन कैन नॉट हैपन एट द रेट ऑफ रेगुलेशन. सो ये सब कुछ तो वो स्टार्टअप्स के लिए वो एक बर्दिंग ग्राउंड देना, एक नर्चरिंग ग्राउंड देना, बिल्कुल, और उसको वो पॉलिसीज के साथ बैकअप करना, ना कि सिर्फ बात करना, वो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. देन हमारा एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हो, एडवांस कोर्सेज की बात कर रहे हो, AI की बात कर रहे हो. When you're saying AI is 15% technology and 85% is data collection, is domain expertise and all of that, that we can develop and that needs focus before resources. तो ये सब हर फ्रंट से हमें एज अ कंट्री खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. इज समथिंग दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग. एक लंबी जद्दोजहद है और एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है. मुझे लगता है ये जो हम बात करें 15-20. और एक चीज और देखिए, अमृत काल जो है, इट हैज अ इकोनॉमिक लॉजिक. उसका लॉजिक ये है that we must grow rich before we grow old. ज़्यादा समय भी नहीं है, 25-30 साल हैं. That's what I'm saying. तो ये आराम से काम नहीं होगा. It has to be done fast. And we have the example of China जिसने किया है 25-30 साल में, completely turn around किया है. And तो बड़ा सुनहरा अवसर है हमारे सामने और आई एम ऑप्टिमिस्टिक. मेरा ये मानना है बिल्कुल हो सकता है. बड़ी प्रतिभा है इंडियंस में. आप देखिए जो यंगस्टर्स एंड ऑल, दे आर फुल ऑफ. सो आई थिंक इट्स अ गुड मोमेंट for India to make this transformation. I think that's a very hopeful. कम से कम पहल तो करें. That's a very hopeful note to end this conversation on. Sir, one question that I ask all of my guests is, tell us about your definition of success. How do you see success? Amidst your vast experience, you've served in the armed forces, then you have, of course, your personal experiences. Now you work with the government closely. How do you see success? So, if I honestly look back, and I'm not moralizing anything, the fundamentals of success don't change. Which is, of course, if you have talent, very good. But more important than that is hard work, diligence, sincerity. For example, to your youngsters, I'll say, honesty is a strategic advantage. Don't do it because of the, people say it's a moral thing to do. Be honest, you will see the strategic payoffs of it. So the fundamentals which people tell you, that doesn't mean that you're not smart and you're not innovative, but the fundamentals have to be of success are these. जो आप किसी भी आप सरलता, सहजता, diligence, that if I look back, those are the fundamentals. And उसके बाद you have to be imaginative, innovative, हर चीज़ करना पड़ेगा. And nobody can teach you. I can't teach you leadership, you can't teach me. You have to feel your way. जैसे आप जब नदी को पार करते हैं तो you feel the stones and go. So you have to feel your way and discover what suits your unique genius. जैसे किसी ने कहा, it worked for me, so I can tell you this worked for me. See if it works for you. But there are no set models of leadership and success. But definitely the broad parameters are constant. For example, whenever in life you think that diligence doesn't pay, क्या फायदा ये करके, that is the wrong thing. You see in the long run, these things pay. Substance matters. Even if there are set models of leadership or whatever, strategy is still only a part of it. A large part of is intuition. For your times. Correct. So it is all about your own intuition and your own personal stakes in the paths that you choose. So I hope that the audiences have a lot to gain from this conversation, a lot to understand about the aftermath of the Pahalgam attack, of course, and the geopolitical scenario and the warfare, how it happens, and India's stand on things today. Sir, thank you for joining me for this conversation. So thank you, Shobha. You steered the conversation wonderfully. I hope the audience likes it. I enjoyed the conversation thoroughly.
अब दर्शकों को पसंद आए या नहीं ये देखा जाएगा। सर, दर्शकों को पसंद आए ये हर कोई चाहता है, लेकिन उससे बड़ी जो चाह मेरी होती है वो ये होती है कि आर वी एबल टू रियली एजुकेट पीपल, आर वी रियली एबल टू गेट द मैसेज अक्रॉस, क्योंकि वो कोशिश मुझे लगता है बहुत कम लोग कर रहे हैं। एंड मैं इसमें कोई हाई हेडेड होकर नहीं बोल रही हूँ कि हम वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग बहुत ईमानदार कोशिश कर रहे हैं टू गेट द मैसेज अक्रॉस। Substance must triumph over style. I think substance matters. It will. जो हम अपनी समझ से कोशिश कर रहे हैं। एंड आई वुड लव टू हैव व्यूअर्स इनपुट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल रह गए हैं या फिर कुछ और बात होनी चाहिए थी, या आपको जो इस कॉन्वर्जेशन के बारे में फीडबैक लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपना सपोर्ट दीजिए हमें, सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए इन कॉन्वर्जेशंस को, ताकि ये मीनिंगफुल रिच कॉन्वर्जेशंस जो एक नए भारत की नींव रखती हैं वो घर घर तक पहुंच सकें, और इन कॉन्वर्जेशंस को भी सपोर्ट मिल सके टू सॉलिडिफाई देमसेल्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते।